नमस्कार। स्टडी IQ IAS हिंदी में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं वीरत दुबे और आज एक बार फिर से आपके समक्ष मुद्दे की बात में एक सामाजिक और गंभीर मुद्दे को लेकर के मैं आपके समक्ष हूं। ये मुद्दा तमाम सारे जो अपराध हैं, अनैतिक कृत्य हैं, उनमें अलग अलग श्रेणियों में अगर विभाजित किया जाए, जिसमें जघन्य अपराध की जब श्रेणी आती है तो उनमें में से एक है, ये मोस्ट हीनियस क्राइम्स में से एक है एसिड अटैक। एसिड अटैक अभी हाल ही में आपने देखा कि दिल्ली में एक बार फिर से एक बच्ची के ऊपर एसिड अटैक जो है वो किया गया जब वो अपने स्कूल से लौट रही थी। तो इस सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए एक बार हमें फिर से ये समझना होगा कि हमारे देश में, हमारे भारत में एसिड अटैक जैसी चीज़ों के लिए क्या कोई रोकथाम नहीं है, क्या कोई कानून नहीं है, और अगर है तो वो कितना प्रभावी है, और अगर प्रभावी है तो फिर ये घटनाएं क्यों हो रही हैं, इत्यादि विषयों पर आज हम चर्चा करेंगे। इसे आप एक सामाजिक मुद्दे के तौर पर देख सकते हैं और कानून की कुछ धाराओं से जोड़ करके देख सकते हैं, और अंत में सेशन में इससे बनने वाले एक प्रश्न के ऊपर भी हम चर्चा करेंगे। तो मुद्दा ये है कि क्या है कानून भारत में एसिड अटैक का। ठीक है, तो इस एसिड अटैक के लिए सबसे पहले तो हम ये समझने का प्रयास करेंगे कि आप देखिए यहाँ पर एक आपको तस्वीर दिख रही है जो कि अभी हाल ही में दिल्ली के द्वारका क्षेत्र में ये अटैक हुआ था, और आप देख सकते हैं एक बच्ची जा रही थी यहाँ से और उधर से बाइक पर सवार दो लोग आते हैं और एसिड जो है वो फेंक देते हैं। आप सब लोगों के घरों में या फिर जहां कहीं भी आप रहते हैं वहां पर इसकी अवेलेबिलिटी जो है वो आसानी से होती है, और ऐसी कोई चीज़, ऐसी कोई खतरनाक चीज़ जिसका सामान्य जीवन में ठीक ठाक प्रयोग होता हो और उसे क्राइम के लिए इस्तेमाल किया जाए तो उसको रोक पाना काफ़ी हद तक कठिन होता है। तो फिर क्या प्रावधान है उसको रोकने के, हम सेशन के अंत तक उसके ऊपर समझेंगे। लेकिन ये जो टॉपिक है ये चर्चा में क्यों आया है, इसके ऊपर एक नज़र डालते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि भी हाल ही में दिल्ली के द्वारका क्षेत्र में एक बच्ची के ऊपर दो बाइक से सवार हमलावरों ने या फिर एसिड अटैक फेंकने वाले लोगों ने उस बच्ची के ऊपर एसिड फेंका, और तकरीबन 8% या उससे अधिक का जो बच्ची का जो शरीर का अंग है वो जो है विक्षिप्त हुआ है, यानी कि डैमेज हुआ है। अब इस चीज को देखा जाए तो ये कोई पहली घटना नहीं है। स्वाभाविक सी बात है, भारत में, भारत के अन्य प्रांतों में, राज्यों में ये घटना अक्सर हमको न्यूज में सुनने को मिलती है। और अगर आप ओवरऑल बात करेंगे तो तमाम सारी जो कृत्य होते हैं, घटनाएं होती हैं, उसमें एक बड़ा हिस्सा जो है वो इस प्रकार के अपराधों का देखने को मिलता है। तो एक नज़र डाल लेते हैं सबसे पहले कि भारत में एसिड हमले जो हैं वो कितने प्रचलित हो रहे हैं। प्रचलित का अर्थ यहाँ पर ये है कि फ्रीक्वेंसी जो है इसकी बढ़ रही है या घट रही है। अगर आप थोड़ी मात्रा में कमी देख भी रहे हैं किसी तरीके से तो उसे कमी माना जाएगा या नहीं माना जाएगा, ये आपके ऊपर मैं छोड़ देता हूं। लेकिन कितना फ्रीक्वेंटली इनका इस्तेमाल हो रहा है एक बार उसको हम लोग डेटा के तौर पर देते हैं, और ये डेटा जो है वो NCRB यानी कि नेशनल क्राइम रिपोर्ट जो ब्यूरो है उसके द्वारा जो डेटा या आंकड़े जो दिए गए हैं उनके आंकड़ों के ऊपर थोड़ा सा गौर करते हैं। NCRB के डेटा के अकॉर्डिंग 2019 में देश में इस तरीके की जो घटनाएं रिकॉर्ड करी गई वो तकरीबन 150 थी, 150। ठीक है, तो आप समझिए 150 लोगों के ऊपर इस तरीके के जो है वो अटैक्स हमको देखने को मिले। ये एक अलग बात है कि 2020 में थोड़ी ये संख्या जरूर कम हुई और ये डेटा जो है वो 105 हो गया, और वर्ष 2021 में आप इसे तकरीबन 102 के आसपास देखते हैं। लेकिन आपको यहां यह भी ध्यान रखना है कि ये वो वर्ष हैं 2020 और 2021 जो कोरोना काल से गुजर रहे थे, और ऐसे में बहुत बड़े कह सकते हैं स्तर पर और काफ़ी दिनों तक एक जो लॉकडाउन की जो स्थितियां थीं और जो कंट्रोलिंग थी वो चलती रही थी। तो क्राइम कम होते हुए ज़रूर दिख रहे हैं, डेटा लगभग आसपास के हैं। अगर एक मेरा जहां तक मानना है कि अगर ये एक सामान्य स्थिति होती तो निश्चित तौर से 150 या उससे अधिक की भी संख्या देखने को मिल सकती थी। तो फिलहाल अगर हम देखेंगे तो हमारे देश में इन आंकड़ों के अनुसार ये हमें पता चल जाता है कि हमारे देश में एसिड अटैक्स जो है वो काफ़ी फ्रीक्वेंटली बढ़ रहे हैं या बढ़ते रहे हैं, इनकी संख्या जो है काफ़ी ज़्यादा है। तमाम सारे जो अपराध होते हैं उनमें एसिड अटैक्स जो है वो संख्या काफ़ी बड़ी मात्रा में रखता है। अगर हम
इसमें भी ये बात करें कि हमारे देश में सर्वाधिक इस तरीके के मामले किन दो राज्यों में देखे गए हैं, तो वो है पश्चिम बंगाल और यूपी। तकरीबन जो देश की जो टोटल जो संख्या है उनमें से तकरीबन 50% के आसपास की जो संख्या है वो आपको इन राज्यों में देखने को मिलती है। तो ये भी एक बड़ी बात है और ये बड़ी जनसंख्या वाले प्रांत भी हैं, सबसे बड़ी बात ये भी है। अब ये तो हो गई हमले की बात कि कितने जो है इस तरीके के हमले हो रहे हैं। अब अगर हम उन हमलों की जो चार्जशीट है उस पर और उसमें कितने लोगों को सजा मिली उस पर भी थोड़ा सा ध्यान दें तो एक मोटा मोटा अंदाजा लग पाएगा कि हमारा जो सुरक्षा तंत्र है या जो हमारा जो सिक्योरिटी जो हमारे जैसे पुलिस के माध्यम से है या दूसरे मीडियम्स के माध्यम से है या जो इस मामले में जो न्याय जो लोगों को मिल रहा है वो किस प्रकार का मिल रहा है उसके ऊपर अगर हम गौर करें तो थोड़े से आंकड़े यहाँ पर देखने पड़ेंगे। जैसे कि 2019 में आप देखेंगे एसिड हमलों की चार्जशीट जो है उसकी दर जो थी वो 83% थी, यानी कि 83% चार्जशीट की दर है जिसमें से सजा जो है वो 54% लोगों को मिली है। अब एसिड अटैक जैसी जो चीज होती है उसको अगर आप इस जैसे दूसरे अपराधों की अगर हम बात करें, जैसे महिलाओं के ऊपर होने वाले तमाम प्रकार के जो अत्याचार हैं उसके जो तमाम प्रकार के जो दूसरे तरीके हैं, जैसे कि उनके साथ छेड़छाड़ करना या फिर कोई भी दूसरे प्रकार का यौन अपराध करना वगैरह, उसमें और एसिड अटैक में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष स्पष्ट अंतर देखने को मिलता है। अगर किसी पे एसिड अटैक हुआ है तो वो तो स्पष्टतः दिखाई देगा। तो वो जो डिफरेंस है चार्जशीट के लागू होने की और सजा की, ये डिफरेंस काफी ज्यादा है, यानी ये अंतर, ये गैप जो है न्याय का अंतर काफी ज्यादा देखने को मिलता है। क्या आप इस बात की कल्पना कर सकते हैं कि क्या कोई व्यक्ति खुद के ऊपर एसिड डाल लेगा और उसके बाद वो चार्जशीट डाल करने जाएगा? तो कोई ना कोई तो है जो ये अटैक कर रहा है और उस तुलना में ये जो न्याय की जो दर है, सजा की जो दर है, ये और अधिक हो सकती थी, लेकिन यहाँ पर कम देखने को मिल रही है। इसी आंकड़े को यदि अगर हम 2020 में देखें तो रिस्पेक्टिवली क्रमशः 86% दर है और जो सजा है वो 72% है। 2021 में 89% है और सजा मात्र 20% है। तो इस तरीके के आंकड़े जो है थोड़े से निराश करने वाले तो हैं ही, गंभीर हैं, परंतु ये भी यहां सोचने की बात है कि इस तरीके के जो मामले हैं, ये जो एसिड अटैक जैसी जो चीजें हैं, इसको लेकर के हमारे देश में कानून किस प्रकार के हैं उसके ऊपर भी हम गौर करेंगे। हालांकि 2015 में गृह मंत्रालय की तरफ से तमाम सारे जो राज्य हैं उन राज्यों को एक एडवाइजरी जो है वो जारी करी गई थी कि इस तरीके के जो मामले हैं, एसिड अटैक के जो हमले या उससे प्रभावित जितने भी पीड़ित हैं, उन पीड़ितों को तेजी से उनको न्याय दिलाया जाए और साथ ही साथ उनके स्वास्थ्य की देखभाल की जाए और उनके आगे का जो फ्यूचर है उसकी देखभाल की जाए। इसके मामले में स्पेशल एडवाइजरी जो है वो MHA की तरफ से 2015 में तमाम सारे स्टेट्स को दी गई थी। लेकिन हमारा जो मेन फोकस है या जो आज के इस मेन मुद्दे की बात का जो मेन फोकस है वो फोकस ये है कि आखिरकार हमारे देश में एसिड अटैक को लेकर के कानून यदि है तो कौन सा है या कितना प्रभावी है। इस मामले में मैं आपको बता दूं 2013 तक एसिड अटैक, जो कि अक्सर आप देखेंगे महिलाओं के खिलाफ ही आपको इस प्रकार के अपराध अक्सर देखने को मिलते हैं, तो ये जो एसिड अटैक का जो अपराध है ये अन्य अपराधों के साथ इंक्लूडेड हुआ करता था। इसको एक सेपरेट या एक पृथक अपराध के रूप में परिभाषित नहीं किया गया था या उसकी पहचान नहीं दी गई थी। लेकिन वर्ष 2013 तक ही ऐसा था। उसके बाद आईपीसी यानी कि इंडियन पेनल कोड जो है उसमें संशोधन किया गया और उस संशोधन के बाद आईपीसी में एक धारा जोड़ी गई 326A और इस धारा 326A के अकॉर्डिंग या धारा 326A के मुताबिक ये जो एसिड अटैक है इसे एक पृथक, कह सकते हैं पृथक अपराध के तौर पर यहां पर परिभाषित किया गया या देखा गया या बताया गया और इसे एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि एक प्रकार का दंडात्मक इसको जो है कृत्य बोला गया है। एक प्रकार का ये आपराधिक कृत्य है और इसके लिए सजा के प्रावधान किए गए। तो सजा के प्रावधान वो जो हैं वो किस प्रकार से हैं, अगर उनकी हम कल्पना करते हैं, उनकी अगर हम बात करते हैं तो इसमें जो सजाएं हैं, यदि अगर किसी व्यक्ति को इस मामले में गिरफ्तार किया जाता है और उसके ऊपर सजा रखी जाती है तो इसमें आपको तकरीबन 10 साल तक की जो सजा है वो दी जा सकती है एक बार में।
और इसे आगे बढ़ाया भी जा सकता है, यानी कि लाइफ टाइम के लिए भी इसको बढ़ाया जा सकता है। साथ ही साथ आपको इसके लिए पेनाल्टी भी देनी पड़ सकती है, यानी कि पैसा भी देना पड़ सकता है, यानी कि जो आपकी भरपाई है मुद्रा के रूप में भी की जा सकती है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि एक गंभीर अपराध के तौर पे इसको देखा जा रहा है, 10 साल की सजा दी जा रही है, उसे बढ़ाने की भी संभावना है और इसके लिए आपको जो सशुल्क जो सजा है वो दी जा सकती है। इसके अलावा कई बार ये भी देखा जाता है कि जब इस तरीके के कृत्य होते हैं तो कई बार जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है समाज में, उस वर्ग की बात मैं कर रहा हूं, जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि पीड़ित को वो सहायता पहुंचाएं, उनको न्याय दिलाएं, उनकी सुरक्षा करें, उनका इलाज करें, कई बार ऐसे वर्ग अपने इन कर्तव्यों से पीछे हटते हुए दिखाई देते हैं। तो आईपीसी की इस धारा के तहत उनको भी इसके अंदर कवर किया जाता है। और यदि अगर किसी भी प्रकार से उन साक्ष्यों को मिटाने का प्रयास किया जा रहा है, या एफआईआर नहीं दर्ज कराई जा रही है, या न्याय दिलाने में जो एक समर्थन होना चाहिए वो नहीं प्राप्त हो रहा है, तो ऐसे में जो जैसे कि ये सब चीजें जो है वो पुलिस विभाग की तरफ इंगित करती हैं, तो ऐसे में इस डिपार्टमेंट को या जो भी व्यक्ति इसमें इंक्लूड है इस तरीके की चीजों को करने में, अगर वो पुलिस से रिलेटेड है तो 2 वर्ष की इन्हें कैद दी जा सकती है। और कई बार ऐसे लोगों का इलाज करने से आनाकानी करते हैं तमाम सारे हॉस्पिटल्स, या फिर समय जो है वो व्यर्थ करते हैं तमाम तरीके से। तो इस प्रकार की अगर चीजें सामने आती हैं तो उसमें जो इलाज करने वाली जो एजेंसी है, उसमें इन्वॉल्व जो लोग हैं, उनको 1 वर्ष की जो है वो सजा दी जा सकती है। तो इस तरीके से ओवरऑल आप देखेंगे तो इस कानून को बना करके सजा के प्रावधान किए गए हैं, अपराधी को गंभीर सजा दी जा रही है, और इस अपराध में जो बाकी दूसरे लोग अगर किसी प्रकार से इन्वॉल्व हो रहे हैं तो उनको भी इसके घेरे के अंदर लाया जा रहा है। तो ये हमारे यहाँ एसिड अटैक पर कानून है। अगर हम देखें प्रेजेंट टाइम में तो हमारे यहाँ एसिड अटैक पर कानून है, लेकिन फिर भी वही बात है कि अभी भी क्या ये इतना गंभीर है, क्या ये इतना सक्षम है कि इसे रोका जा सकता है, या फिर इसमें और सुधार की जरूरत है। चर्चा जरूर करेंगे, लेकिन अब जब बात ये हो रही है एसिड अटैक की, तो यहां पर सोचने की बात तो ये है, एसिड यानी जिसे आप हिंदी में अम्ल कहते हैं, आखिर ये अटैकर्स के पास में एसिड आता कहां से है। जैसा कि मैंने आपको लेक्चर की शुरुआत में ही बताया कि अक्सर एसिड अटैक में प्रयोग होने वाले जो एसिड्स होते हैं वो आसानी से मिल जाते हैं। इसमें विभिन्न प्रकार के मतलब सामान्य एसिड्स का प्रयोग किया जाता है, और कई बार गंभीर एसिड्स जैसे HCl वगैरह का भी प्रयोग कर लेते हैं। तो जैसे घर में साफ सफाई के लिए तमाम प्रकार के एसिड्स, जो टॉयलेट क्लीनर वगैरह हैं, उनका भी इस्तेमाल कर लिया जाता है। तो ये एक आसान और सामान्य सी बात है कि लोगों को एसिड्स मिल जाते हैं। तो यदि अगर हमें कोई कानून बना करके चीजों को रोकना है, देखिए 2 तरीके की चीजें कानून में हो सकती हैं। एक तो जिसने अपराध किया उसे सजा दिलाई जाए, दूसरी बात यह भी हो सकती है कि हम कुछ ऐसे प्रिवेंशन रूल्स या रेगुलेशंस बनाएं जिनसे इन अपराधों को घटित होने से पहले रोका जा सके। तो ऐसे कुछ रेगुलेशंस भी होने चाहिए। तो अगर रेगुलेशंस की अगर हम बात करते हैं तो 2013 में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इस तरीके के हमलों का संज्ञान लिया, और जितने भी संक्षारक प्रकार के पदार्थ होते हैं, अब संक्षारक पदार्थों में ये एसिड्स वगैरह भी आते हैं, तमाम प्रकार के हाई क्वालिटी के जो, या कह सकते हैं जिसमें बहुत ज्यादा क्षार की मात्रा होती है, इस प्रकार के डिटर्जेंट वगैरह जो हैं वो भी इस्तेमाल किए जाते हैं। आपने देखा होगा कि आप सामान्य साबुन से अपने हाथ पैर धोते हो तो वो, और एक बहुत ही हार्ड टोन का अगर आप डिटर्जेंट वगैरह या इस तरीके की चीजों का प्रयोग करते हैं और अगर उससे आप हाथ धोते हैं तो उसमें थोड़ी ज्यादा जलन महसूस होती है, और उसकी मात्रा और अधिक बढ़ा दी जाए तो वो कहीं ना कहीं आपकी स्किन को और ज्यादा प्रभावित करेगा। तो इसी प्रकार के संक्षारक पदार्थों की बिक्री वगैरह जो है उसके ऊपर नियमन करने के आदेश जो है वो पारित किए गए थे, और इस चीज को संज्ञान में लेते हुए MHA ने इससे संबंधित एडवाइजरी जो है वो जारी करी थी। ठीक है, तो अब यहां पर मुद्दा ये है कि ये जो एडवाइजरी जारी करी गई है, ये जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इस तरीके के हमलों का संज्ञान लिया और ये नियमन पारित करने के आदेश जो दिए गए हैं, तो उसमें क्या है, एक एक्ट है हमारे पास में, द पॉइजन्स एक्ट 2019। इस एक्ट के द्वारा मॉडल पॉइजनस एंड पोजेशन एंड सेल रूल्स 2013 को प्रभावी किया गया, लागू किया गया, और इसके माध्यम से कुछ जो है पॉइंट्स बनाए गए कि जो सामान्य कह सकते हैं काउंटर सेल पॉइंट्स जो होते हैं, जिनमें आसानी से मतलब आप जाइए और उनसे बोलिए दुकानदार से कि हमें एसिड दे दीजिए, तो वो आपको एक बोतल एसिड दे देते हैं। तो एक सामान्य जो खरीद बिक्री करने वाला जो केंद्र है,
उन जगहों पर खरीद बिक्री के लिए कुछ कानून या फिर कुछ रेगुलेशंस जो है इनके द्वारा पारित किए गए या बनाए गए। अब इन रेगुलेशंस की अगर हम बात करें तो सबसे पहले पॉइंट के ऊपर गौर करेंगे, और ये गौर ये रहेगा कि भाई हमें जो भी बिक्री हो रही है, जो भी यहां पर बिक्री की जा रही है, बिक्री करने वाला जो दुकानदार है वो जिसे बेच रहा है, जिसे सामान को वो बेच रहा है, तो जो दुकानदार है वो जो जिसे एसिड बेच रहा है, तो इस दुकानदार को अपने पास में एक मैनुअल या रजिस्टर वगैरह तरीके की जो चीजें हैं उसे मेंटेन करना होगा। बगैर उसे मेंटेन किए हुए आप इस चीज को खरीद फरोख्त के अंतर्गत नहीं ला सकते हैं। तो इसको लेकर के गृह मंत्रालय ने निर्देश जारी किए, जिसमें आपको ये निर्देश मैंने बताया कि आपको लॉगबुक रखनी पड़ेगी, रजिस्टर वगैरह जो है वो बनाना पड़ेगा, जिसमें जो व्यक्ति, जो खरीदने वाला व्यक्ति है, आप उसे एसिड तभी दे सकते हैं जब वो व्यक्ति अपनी पूरी पहचान बताए, और ये पहचान के लिए पहचान प्रमाण पत्र जो है वो प्रमाण पत्र जो है वो प्रस्तुत करे आपके समक्ष। ये प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेगा, और वो भी एक सरकारी प्रमाण पत्र होना चाहिए। सरकारी का मतलब जैसे आपने वोटर आईडी है, ड्राइविंग लाइसेंस है, कुछ इस तरीके की, पैन कार्ड वगैरह है, उसे अपना पहचान पत्र यहां पर प्रस्तुत करना होगा, तब आप उसे एसिड देंगे। उसका स्पष्ट नाम होना चाहिए, कंफर्म होना चाहिए कि उसकी एज जो है वो 18 साल या उससे अधिक की हो तभी, और किस पर्पस से वो लेकर के जा रहा है उसका पर्पस आप उस रजिस्टर में मेंटेन करेंगे, जिससे कि जब कभी ट्रेस किया जा सके तो आसानी से उसे ढूंढा जा सके कौन व्यक्ति और कितनी मात्रा में ये एसिड लेकर के जाया जा रहा है। ये सारी चीज मेंटेन आपको करनी होगी, बगैर इसके आप उसे नहीं बेचेंगे। इस तरीके के रेगुलेशंस को ठीक तरीके से लागू करना है आपको। न सिर्फ इतना, बल्कि यदि किसी दुकानदार के पास में कोई अघोषित स्टॉक है तो उसकी जानकारी वो अपने सब डिप्टी मजिस्ट्रेट यानी कि SDM को देगा, 15 दिन के अंदर वो देगा। अदरवाइज अगर जांच के दौरान कोई अघोषित स्टॉक पाया जाता है तो ऐसे दुकानदारों के ऊपर तकरीबन 50,000 रुपए तक का जुर्माना भी आरोपित किया जा सकता है। तो उधर हम 10 साल की गंभीर सजा की बात कर रहे हैं, या आजीवन कारावास तक हम उसको लेकर के जा रहे हैं, पेनल्टी भी इंपोज कर रहे हैं। इधर इस तरीके के बड़े भारी जो जुर्माने हैं एक आम दुकान के लिए अगर देखा जाए तो ये लगाए जा रहे हैं। इसके अलावा दूसरे जो, जैसे कि मान लेते हैं सामान्य जगहों पर जैसे अस्पताल हैं या फिर कोई भी पब्लिक प्लेस है या फिर स्कूल कॉलेजेस हैं, लैबोरेटरीज हैं, इन जगहों पर भी एसिड्स का प्रयोग होता है, प्रयोगशाला वगैरह हैं, तो वहां पर भी एसिड का कितना कंजम्पशन हो रहा है, कितना यूज हुआ है, किस दिन कितना यूज हुआ है, इसका सारा डेटा हर इंस्टीट्यूशन को होना चाहिए। और यदि अगर वहां पर कोई स्टूडेंट वगैरह हैं या फिर उनके रिलेटिव्स वगैरह का आना जाना है तो उनका भी डेटा होना चाहिए कि किसी स्टूडेंट के पास तरीके की चीजें रह ना जाएं या फिर उसके रिलेटिव्स के पास रह ना जाएं। यह एश्योर करना पड़ेगा सभी शैक्षिक संस्थानों, अनुसंधानों, प्रयोगशालाओं, अस्पतालों, सरकारी विभागों इत्यादियों को, जहां पर लोग आसानी से आ जा सकते हैं, जहां से चीजों को आसानी से लिया जा सकता है। ठीक है, और इन सब चीजों को भी ध्यान में रखते हुए पिछले साल अगस्त में MHA ने रिवाइज्ड एडवाइजरी जो है वो जारी करी थी और फिर से एक बार स्टेट्स को इसके लिए आगाह किया था। तो ये तमाम तरीके के नियमन हैं, रेगुलेशंस हैं कि जो कानून है उस कानून के अनुसार सजा देने से लोगों को बचाए। सजा देने से बचाने का मतलब अपराध होने का हम वेट थोड़ी करेंगे, अपराध ही ना हो, पहला काम यह होना चाहिए। दूसरा बात यह है कि यदि अगर इस तरीके के गंभीर अपराध हो तो समाज में इस तरीके का मैसेज जाना चाहिए कि दोबारा इस तरीके का अपराध जो है वो ना हो। इन चीजों को ध्यान में रखते हुए IPC ने 2013 के बाद रेगुलेशंस किए थे अपने एक्ट्स में। इसके अलावा ये तो बात हो गई अपराध और अपराधी की, और साथ ही साथ इस बात की कि अपराध जो है एसिड से शुरू हो रहा है तो उसका रेगुलेशन कैसे किया जाए। लेकिन जो पीड़ित है, जो इस घटना से गुजर चुका है या गुजरा है, उसे किस प्रकार से संभाला जाए, उसे किस तरीके से मुआवजा इत्यादि दिया जाए या उसकी देखभाल कैसे दी जाए, तो इसके लिए भी सुप्रीम कोर्ट के निर्देश जारी किए गए और सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के तहत गृह मंत्रालय ने इसके लिए भी नियम बनाए। और उन नियमों के अकॉर्डिंग ऐसा व्यक्ति जो एसिड अटैक यानी ऐसे पीड़ित व्यक्ति, कोई भी जो पीड़ित है इस तरीके के अपराध में, ऐसे पीड़ित को सरकार द्वारा, राज्य सरकार द्वारा 3 लाख रुपए, कम से कम 3 लाख रुपए, ये कम से कम की बात है, कम से कम इतना रुपए जो है आपको मुआवजे और देखभाल के तौर पर देना चाहिए। और
स्थिति की गंभीरता के अनुसार स्टेट गवर्नमेंट जो है इसे बढ़ा भी सकती है। तो कम से कम 3 लाख का मुआवजा देना चाहिए और इसको भी कुछ इस तरीके से देना है कि सबसे पहले विद इन 15 डेज, 15 दिन के भीतर आपको 1 लाख रुपए का मुआवजा तुरंत दे देना है। और ये 1 लाख रुपए का जो मुआवजा है, इस 1 लाख रुपए के मुआवजे में सरकार जो इलाज कर रही है पीड़ित का, उस इलाज का खर्च इसमें इंक्लूड नहीं है। ये नहीं कि आपने 1 लाख रुपए दिया, उसके बाद उसका आपने खर्चा, उसका इलाज किया और उसके इलाज का पैसा इसी से काट लिया। ये नहीं करना है। आपको 1 लाख रुपए इसे विद इन 15 डेज दे देना है और अगला जो शेष बचा हुआ जो 2 लाख रुपया है, वो 2 लाख रुपया विद इन 1 और 2 मंथ जितनी जल्दी से जल्दी हो सके उसे देना चाहिए। तो ये जो है आपको मुआवजा और देखभाल की तरफ से ये बात है। इसके अलावा एमएचए के कुछ सुझाव भी हैं। इन सुझावों पे आइए ध्यान देते हैं। ये सुझाव और इस तरीके के डेटा, जो जितनी चीजें मैं बता रहा हूं, ये जब कभी भी आपके लिए मुख्य परीक्षा में जब आपको लेखन करने की जब इस तरीके की चीजें आ सकती हैं कि जैसे सीधे सीधे यहां से प्रश्न बन सकता है कि भारत में एसिड बचाव से संबंधित संरक्षित होने वाले कानून या फिर सुझाव अगर कुछ हैं तो बताइए। तो उस तरीके से आप इसको देखते हुए पूरे लेक्चर को समझ रहे हैं। और अब हम सुझावों की तरफ यदि अगर बढ़ें तो एमएचए कहता है कि जितने भी सरकारी टाइप के जो अस्पताल हैं वहां पर एपेक्स स्टेट टर्शरी अस्पताल जो हैं उनमें एक या दो बेड जो है वो लगाए जाने चाहिए, रखे होने चाहिए इस पर्पज से। इसके अलावा ऐसे निजी अस्पताल जिन्होंने सरकार से रियायती दरों पर जमीन खरीदी है अस्पताल बनाने के लिए, ऐसे निजी अस्पतालों को भी सरकार के द्वारा मनाना चाहिए और उन्हें राजी करना चाहिए कि उनके यहां भी 1 से 2 बेड इस तरीके के जो पीड़ित हैं उनके लिए रखे जाएं। साथ ही साथ दूसरे जो निजी अस्पताल हैं उनके साथ भी बातचीत करनी चाहिए। यदि अगर वो इसमें शामिल हो जाएं तो सरकार की एक बड़ी कह सकते हैं अचीवमेंट के तौर पर उसको देखा जा सकता है। दूसरी बात यह है कि राज्य जो है वो पीड़ितों के लिए तमाम प्रकार के सामाजिक एकीकृत या एकीकरण करने वाले जो कार्यक्रम हैं उनका भी विस्तार करे, उनको भी फैलाए। आपको मालूम है जब ये एसिड अटैक्स होते हैं और खासकर जब महिलाओं के ऊपर होते हैं तो वो समाज के एक अंग से बिल्कुल पृथक होने लगती है। समाज की जो मूल धारा है उससे उसका जीवन बिल्कुल अलग होने लगता है। उसके खुद के सगे जो हैं वो उससे पराये होने शुरू हो जाते हैं और इस तरीके की स्थिति में जो सामाजिक एकीकरण कार्यक्रम है वो काफी बड़ी भागीदारी रख सकता है। इसलिए राज्य सरकारों को चाहिए कि पीड़ितों के लिए इस तरीके के कार्यक्रमों का विस्तार करें और लोगों के अंदर जन जागरूक अभियान जो है उसको चलाएं। साथ ही साथ तमाम सारे जो एनजीओज इस क्षेत्र में काम करते हैं वो इसमें एक मोटिवेशन की भूमिका निभा सकते हैं। और सबसे बड़ी जो समस्या आती है इन पीड़ितों के लिए वो आती है उनके पुनर्वास की। और ये समस्या और भी ज्यादा तब बढ़ जाती है जब ये स्त्री अविवाहित होती है, क्योंकि एक समाज में बड़ा वर्ग है जो चेहरा खराब हो जाने की वजह से जो कह सकते हैं कि शरीर में जो विकृति उत्पन्न होती है उसकी वजह से कई बार पीड़ित वर्ग से घृणा करने लगते हैं या पीड़ित व्यक्ति से घृणा करते हैं। फिर आगे कई बार ऐसा भी होता है कि उनका वैवाहिक जीवन शून्य हो जाता है, विवाह ही नहीं होता। तो ये तमाम ऐसी परिस्थितियां आती हैं जिससे उनके पुनर्वास में बहुत सारी समस्याएं आती हैं। ऐसे में इस क्षेत्र में काम करने वाले जो एनजीओज हैं वो एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं, जिसमें राज्य सरकारों को भी अपना योगदान देना चाहिए। ऐसी एडवाइजरीज जो है वो एमएचए की तरफ से ऐसे तमाम प्रकार के जो सुझाव हैं वो दिए गए हैं इस पक्ष में, जिससे कि इसको थोड़ा सुधारा जा सके। अब बारी आएगी ये समझने की कि मैंने आपको बताया कि अपराध क्या है, फिर मैंने आपको समझाया कि उसके लिए एक्ट क्या है, फिर मैंने आपको समझाया कि एसिड की बिक्री ना हो इसके लिए रेगुलेशंस क्या हैं, फिर मैंने आपको समझाया कि इसके लिए किस प्रकार का मुआवजा वगैरह जो है वो दिया जा सकता है, और अंत में मैंने आपको ये भी समझाया कि क्या सुझाव हो सकते हैं उन लोगों के लिए जो पीड़ितों के पक्ष में हो। लेकिन अंततः प्रश्न ये भी है कि जो मैंने रेगुलेशन लागू किए हैं, जो मैंने एक्ट बनाया है, विधि बनाई है, इन सब से किस प्रकार से रोकथाम हो रही है, क्या ये मदद कर रहे हैं?
तो इसमें तमाम सारे जो जैसे पुलिस के अधिकारी हैं या दूसरे लोग हैं जो इसमें विशेषज्ञ हैं, उनका क्या मानना है? उनका मानना है कि तेजाब की बिक्री के नियम काफी हद तक आरोपियों को ट्रैक करने में मदद करते हैं। अंडरलाइन करने वाली बात यह है कि ये रोकथाम करने में मदद नहीं करती है। जैसे कि थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि जो दुकान है उससे एसिड को खरीदा जा रहा है और जो विक्रेता है वो क्या करेगा, एक रजिस्टर जो है या बुकलॉग जो है वो मेंटेन करेगा, रजिस्टर जो है वो मेंटेन करेगा। तो यदि अगर कोई अपनी पहचान या किसी गलत पहचान के साथ में एसिड को खरीद रहा है तो बिक्री तो हो गई ना। अब वो एसिड का प्रयोग कितने दिन बाद कर रहा है, कहां कर रहा है, किसके ऊपर कर रहा है, इसे इस रजिस्टर के माध्यम से ट्रैक तो किया जा सकता है, लेकिन आप उसको एसिड लेने से तो नहीं रोक सकते। तो यही बड़ी बात है। और दूसरी बात यह है कि कई बार ऐसा देखा जाता है कि इस तरीके के जो कुकृत्य होते हैं, इस तरीके के जो अपराध होते हैं, इसमें जो अपराधी है, इसमें जो अपराधी होता है वो अपराधी जुनूनी होता है। जुनूनी का मतलब ये हो गया कि वो ये सोचे बगैर, वो ये जानता है या फिर जाने बगैर या फिर उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं, परिणाम क्या हो सकते हैं, दुष्परिणाम क्या हो सकते हैं, जो ये दुष्कृत्य करने जा रहा है इसके दुष्परिणाम क्या हो सकते हैं, ये जाने बगैर, इसको बोलते हैं कि जुनूनी, एकदम दिमाग पे ये आया कि हमें ये काम करना है, फिर कुछ भी परिणाम हो। तो जब आप ऐसे इस तरीके के जो अपराधी होते हैं वो इस मेंटेलिटी के होते हैं, तो ऐसे में रेगुलेशंस जो है वो फिर इनको रोक नहीं पाते। तो यहां पर यही समझने का प्रयास किया जा रहा है कि ये जो अपराध, इसका मतलब क्या है कि अपराध होते रहेंगे, इसे रोकने का कोई तरीका नहीं है। इसे रोकने के तरीके हैं, सबसे बेहतरीन तरीका यह है कि इसको लेकर के जागरूक होनी चाहिए जनता, और इस जागरूकता को बढ़ाने के लिए जागरूकता अभियान होने चाहिए। शिक्षा में, स्कूली शिक्षाओं में या दूसरे प्रकार की जो शिक्षाएं हैं उनमें महिलाओं के प्रति जो अन्य वर्ग हैं उनको जागरूक किया जाना चाहिए कि ये इस प्रकार के आपराधिक कृत्यों में न जुड़ें। हालांकि अगर देखा जाएगा तो आज का जो समाज है वो थोड़ा पढ़ा लिखा ज्यादा हो रहा है, और इसके अलावा जो है महिला सशक्तिकरण के तमाम सारे प्रोग्राम्स चलते हैं, तो कहीं ना कहीं कंट्रोलेबल है ये। और अगर हम इसको थोड़ा और अच्छी तरीके से समाज में इंप्लीमेंट करेंगे, पढ़ाएंगे, लिखाएंगे, समझाएंगे, बताएंगे अपराधों के बारे में, तो कहीं जाकर के इसको कंट्रोल किया जा सकता है। हाँ, ये एक अलग बात है कि भय से भी अपराध रुकते हैं, लेकिन फिर वही बात आ जाती है कि ये इस तरीके के अपराधी कई बार जुनूनी होते हैं, मोटिवेटेड होते हैं किसी चीज से, तमाम प्रकार की चीजों से। तो ये इस तरीके के अपराधों को रोकने के लिए जो माइंड है उसे जागरूकता के माध्यम से ठीक करना होगा, समझना होगा। तो आई होप कि आपको ये ओवरऑल जो मैंने समझाने का प्रयास किया है कि ये किस प्रकार का अपराध है, ठीक है। तो कई सारे प्रोस्पेक्ट्स में आपसे यहां से प्रश्न बन सकते हैं। सामाजिक अपराध से संबंधित प्रश्नों में इसको शामिल किया जा सकता है, महिलाओं के संरक्षण संबंधित जो प्रश्न है उनमें इसको जोड़ा जा सकता है, किसी भी प्रकार से आपसे कानून से संबंधित जो पॉइंट्स हैं वो पूछे जा सकते हैं, एथिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इसको आपसे पूछा जा सकता है, समझाया जा सकता है। तो आपको इस पे ऐसे लिखने के लिए भी आ सकता है। तो इन सब मामलों में इस तरीके से आप डिटेल करते हुए लिख सकते हैं। अब जो आज हमने सीखा है उस पर आधारित एक प्रश्न आपके समक्ष है, और उम्मीद करूंगा कि आप सब लोग इसके बारे में सही उत्तर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर देंगे। प्रश्न क्या है, किस वर्ष में एसिड अटैक को भारतीय दंड संहिता के तहत अलग अपराध के रूप में जोड़ा गया था? यानी आईपीसी में इसे किस वर्ष, एसिड अटैक को किस वर्ष अलग से एक अपराध की श्रेणी में रखा गया? वर्ष 2011, 13, 18 या 2020? इसका सही उत्तर आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। और आपको इस लेक्चर की पीडीएफ जो है वो हमारे टेलीग्राम से मिल सकती है। आप इसका पीडीएफ अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो टेलीग्राम है विरत दुबे 01, इस टेलीग्राम ग्रुप पर जाकर के आसानी से आप इसको प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा आप अपने विचार हमसे सोशल मीडिया पर भी शेयर कर सकते हैं। मुलाकात करेंगे अगले सत्र में इसी प्रकार के किसी दूसरे मुद्दे की बात के कार्यक्रम को लेकर के आपके समक्ष। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।